रिवीजन टेस्ट 1 में आपके 3 चैप्टर हैं, 14, 16 और 20। कल हमने इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया था। आज हम पाठ 20 लेंगे, विप्लव गायन। इसके कवि कौन से हैं? बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, ओके जी, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, विप्लव गायन। कितने लोग जुड़ गए, आ गए? 70। शुरू करते हैं। पाठ एक बार हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसमें से हम पद्यांश या एक क्वेश्चन ही बनेगा। तो ये जो है विप्लव गायन का क्या मतलब होता है? गायन आप सभी जानते हैं गीत, और विप्लव का मतलब है क्रोध, क्रांति से भरा हुआ, शुद्धता से भरा हुआ गीत। ठीक, विप्लव मतलब क्रांति का गीत। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कविता शुरू करने से पहले कवि की विचार आपको बता देते हैं। कवि जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है। वो कहता है कि समाज में अगर हमें कुछ चेंज लाना है, कुछ भी बदलना है, तो उसके लिए हमें जो है सॉफ्ट नीतियां नहीं अपनानी पड़ेंगी, बल्कि समाज को उस ढंग से ही समझाना पड़ेगा। एक नई क्रांति लानी पड़ेगी, एक नई सोच, एक नया क्रुद्ध विचार लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो संभव हो जाए। तो बस वो इसी ढंग से कहता है कि अगर हमें कोई चीज चेंज करनी है या किसी रीति रिवाज में चेंज करना है, समाज की किसी स्थिति या विचारधारा में कोई बदलाव करना है, तो उसके लिए हमें नरम नीतियां नहीं अपनानी है, बल्कि थोड़ा सख्त होकर कुछ ऐसे क्रांति के हिसाब से हमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन लाना है, ताकि लोग मजबूर हो जाएं उसे करने के लिए। ठीक, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो इसमें जो कवि है वो खुद को एड्रेस करते हुए कहता है कि हमें कुछ ऐसी तान सुनानी है, ऐसा राग गाना है जिसको सुनकर लोगों के हृदय में जो है वो उथल पुथल जो है मच जाए। जस्ट वेट। Cat is a small animal. It ठीक है, कवि जो है वो क्या कहता है कि ऐसी तान, ऐसा क्रांति का गीत हमने गाना है जो इतना वो हो, अग्रेसिवनेस से भरा हो, जो इतना जुझारू हो कि जिसको सुनकर लोगों के हृदय में एक अलग ज्वाला उत्पन्न हो, जो क्रांति चाहते हैं वो भी उनमें शामिल हो जाए। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि कुछ ऐसा सुनाया जाए या ऐसा कहा जाए जिससे बदलाव जो है मुमकिन हो जाए। एक हिलोर मतलब सभी जो इस बदलाव को चाहते हैं वो एक इधर से आए और एक दूसरी तरफ से आए, तो इस तरह हम जो है पॉसिबिलिटी जो बदलाव की है वो हो सके। एक हिलोर उधर से आए कि मतलब हर तरफ से जो बदलाव की लहरें हैं वो चल पड़े, सबके हृदय में एक ज्वाला सी जो है वो जल पड़े। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां मेरी ऐंठी हैं। तो यहाँ पे कवि कहता है, मैंने आपको पहले बताया, वो कहता है मेरा जो गीत है वो सॉफ्ट नहीं है, क्रांति का गीत है, मेरे हृदय की क्रोध की जो पुकार है वो है। तो यहाँ पे वो कहता है कि सावधान हो जाओ कि जो मेरी वीणा है जिसमें मैं गीत गा रहा हूँ, सितार, वीणा हम किसको कहते हैं? सितार। उसमें क्या है? उसमें कोई धुन प्यारी नहीं निकल रही है, प्रेम राग मैं नहीं गा रहा हूँ। क्या निकल रहा है? चिंगारियां निकल रही हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मेरा जो सितार है, मेरा जो गायन है वो सॉफ्ट नहीं है,
वो बदलाव लाने के लिए है, और उसमें से क्रोध की अग्नि, चिंगारियों का यहाँ मतलब क्या है कि मेरे क्रोध की ज्वाला जो है वो निकल रही है। टूटी है मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। मिजराबें क्या होती है? सितार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिजराबें। उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, तो लगातार सितार बजाने की वजह से, वो सितार बजा रहा हूं जिसमें क्रांति का गीत निकलता है। तो कहता है कि लगातार इसे बजाने से क्या हो गया है? मेरी उंगलियां जो हैं वो अकड़ गई हैं, और मेरी जो सितार की जो तारे हैं वो टूट गई हैं। टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, कि मैं लगातार इस हाथ से बजा रहा हूं तो मेरी ये दोनों उंगलियां जो हैं वो अकड़ गई हैं। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृदय में अब शुद्ध युद्ध होता है। तो वो कहता है कि महानाश ने सब कुछ जो है वो अपने कंठ में रोक रखा है। कंठ रुका है महानाश का, कि मेरा जो गले की है आवाज नहीं निकल रही है। जब निकलेगी या उभरूंगा तो क्या गीत गाऊंगा मैं? महानाश विनाश का गीत गाऊंगा, परिवर्तन का गीत गाऊंगा। मारक गीत रुद्ध होता है, मारक गीत परिवर्तन का रुद्ध, ऐसा क्रांतिकारी गीत जो सबकी स्थिति बदल देगा। ऐसा जो गायन है वो मेरे अंदर से निकलना चाहता है। आग लगेगी क्षण में, एक पल में सबके हृदय में, हरतल का मतलब हृदय, तो एक पल में सबके हृदय में, दिल में जो है ये आग लग जाएगी। शुद्ध युद्ध होता है, शुद्ध का मतलब विचारों का युद्ध जो है वो शुरू होता है। विचारों का युद्ध शुरू होता है, किसी को भी मैं अपने विचारों से मात दूंगा। ठीक है। झाड़ और झांकड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। अब यहाँ झाड़ और झांकड़ का मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियां, पर यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? झाड़ झांकड़ किसकी बात कर रहा है? जो समाज में बुरी कुरीतियां हैं। कुरीतियां क्या होती हैं? जैसे दहेज प्रथा हो गई, लड़कियों को कोख में मारना हो गया, तो ये सारी क्या है? कुरीतियां हैं छोटी छोटी, कि लड़कियों के जन्म पर हाय हाय फैलाना या कुछ भी इस तरह। समाज में बहुत सारी कुरीतियां जो फैली हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं, जिनको वो चेंज करना चाहता है, उन्हें वो क्या कहता है? झाड़ और झांकड़। तो वो कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी जो झाड़ियां हैं वो मेरे, जब मैं गीत गाऊंगा, आग उगलूंगा, तो उसमें सब जलकर भस्म हो जाएंगी। इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान से निकली मेरी अंतर मन से। तो कहते हैं कि मेरा जो गीत है वो क्रोध का गीत है, वो इतनी आग लगाएगा कि ऐसी छोटी मोटी जो धारणाएं हैं, ऐसी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, वो अपने आप जलकर खाक हो जाएंगी। और ये जो क्रोधित गीत है, बदलाव का गीत है, वो कहां से निकल रहा है? मेरे अंतर मन से निकल रहा है। कण कण में है व्याप्त वही सर, स्वर रोम रोम गाता वह धवनी, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो कहता है कि कण कण में मैं ये चिंगारियां जो है भर दूंगा, ये जोश, ये क्रांति ला दूंगा, यही स्वर सब लोग गाएंगे। और जो कालकूट की चिंतामणि है वो भी इसी तरह, फनी की चिंतामणि की, जो फन पे हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो खड़ी है, इस तरह वो भी हिल जाएगी। आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परखाया हूं। तो वो कहता है कि आज मैंने देखा है कि बदलाव किस तरह संभव है, कि जब एक पूरी चीज विनाश हो जाए, पूरा विनाश हो जाए, हाहाकार मच जाए, उसके बाद की जो जिंदगी होती है, उसके बाद जो नए तत्व फूटते हैं, नई चीजें बनती हैं, वो और भी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो वो कहता है कि आज मैं देख आया हूं कि जीवन में बदलाव कैसे आएगा, मैं राज समझ गया हूं, भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र पर परख आया हूं, कि जहां विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नस्तो नबूत हो जाएगा, उसके बाद जो है जो चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। उसके पोषक सूत्र, वो कहता है पोषक सूत्र मतलब जो समाज के लिए अच्छा होगा, उसके बाद जो होगा वो वही होगा। तो किसकी बात कर रहा है? क्रांति की बात कर रहा है। और क्रांति कौन सी चाहिए उसे? नरम नहीं चाहिए। वो कहता है कि लोगों को बातों से समझाया नहीं जा सकता, विचारों का युद्ध होगा।
और मेरे विचार जो हैं वो इतने ज्वलंत हैं, इतने क्रोधित हैं, इतने गुस्से वाले हैं कि अगर लोग नहीं भी मानेंगे तो गुस्से की वजह से मैं उन्हें मना लूंगा, क्रांति जो है वो ले आऊंगा। और एक बार जब मैं सारे समाज को बदल डालूंगा, उसके बाद का जो समाज बनेगा वो और ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये था कि विप्लव गायन का भाव क्या है, सार क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर जो है मैंने आपको बताया था, सेम सारा ये दिया हुआ है। क्या उत्तर है? विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली, मतलब रोकने वाली जो प्रवृत्ति है, उससे संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, नया समाज बनाना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से, क्रोध गीत के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। ठीक है, उत्तर यही है जो ये 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं। एक ही प्रश्न इसका बनता है कि कवि के कहने का क्या भाव है। विप्लव गायन, कुछ भी तरह का क्वेश्चन आए, विप्लव गायन कविता का भाव बताएं, कवि के अनुसार समाज में क्रांति कैसे आएगी, कुछ भी प्रश्न हो उसका उत्तर केवल यही बनता है कि विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध, जड़ता मतलब चीजें जो स्टिल हैं, जो चेंज नहीं हो रही हैं, जो समाज गंदा है वैसा ही बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है, अपने आप को खत्म नहीं कर रहा कुरीतियों को, तो उसका, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट जाकर विकास और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली, मतलब इनको रोकने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उससे संघर्ष करके खत्म करने की बात जो है वो कवि कह रहा है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है, विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन करना चाहता है। ठीक है जी, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर पद्यांश करें, अगर हम पद्यांश करें तो पहला जो पैरा है उसको हम लेकर, पहला पैरा ले सकते हैं इसका। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये वाला। सब बुक निकालें जरा। दोनों मेरी ऐठी हैं। उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। पहला प्रश्न हम जानते हैं कि हमेशा जो है गद्यांश काव्यांश का सेम होता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? इस कविता के कवि कौन हैं? लिखिए, मैंने अभी आपसे उत्तर पूछने हैं। तीसरा, कवि क्या सुनाने को कह रहा है? कवि की वीणा में क्या आन बैठा है? कवि की उंगलियां क्यों ऐंठी हैं? कवि की उंगलियां क्यों ऐंठी हैं? हिलोर शब्द का अर्थ बताएं। हिलोर
Raise your hand for question answers. लास्ट वाला चैप्टर हम कर रहे हैं विप्लव गायन। मैंने अभी आप बताया विप्लव गायन क्रांति का गीत है। जो लेखक है वो ये कहता है कि समाज में अगर कुछ चेंज लाना है तो वो किसके माध्यम से होगा? क्रांति के माध्यम से लाया जा सकता है। प्यार से लोग जो है वो नहीं समझते। जो क्रुद्ध विचार हैं उस द्वारा ऐसी कुरीतियों को समाज से खत्म किया जा सकता है जो समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो समाज के विकास में या समाज की विकासशीलता में जो कुछ भी रुकावट है उसको कभी अपने गुस्से से, अपनी इस विप्लव गायन से, क्रोध के गीत से खत्म कर देना चाहता है। और वो बताता है कि जब एक बार समाज में पूरी तरह से उथल मुथल मच जाएगी, पूरा ये ढांचा जो है वो तबाह हो जाएगा, उसके बाद जो नया समाज पैदा होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें ऐसी कुरीतियां बिल्कुल नहीं होंगी और ऐसी कोई जगह नहीं होगी। चलो जी, सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? हाँ जी सुहाना। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। कविता विप्लव गायन से ली गई है। हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। विप्लव, ठीक है। पूरा कविता का नाम लिखना है और पूरा सेंटेंस आपने लिखना है। ऊपर दिया गया विप्लव गायन, पूरा सेंटेंस लिखोगे, वन वर्ड आंसर नहीं लिखोगे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कविता विप्लव गायन से ली गई हैं। विप्लव के स्पेलिंग याद कर लें अगर, तो ये आ जाता है कोई पैरा इसमें से, तो विप्लव के स्पेलिंग देख लें। प आधा है, ल और व लव है, ठीक है। विप्लव गायन, गायन के स्पेलिंग तो आपको आते ही हैं। दूसरा, इस कविता के कवि कौन है? ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने, ये दोनों क्वेश्चन तो क्लियर कट ही हैं। इस कविता के कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा। अगर नवीन नहीं भी याद रहता तो मत लिखें, अकेला ये लिखें बाल कृष्ण शर्मा। इस कविता के कवि कौन है? बाल कृष्ण शर्मा। कवि क्या सुनाने को कह रहा है? एनीवन? 25 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ एक का हैंड जो है वो रेज है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? अभी हमने पूरा जो चैप्टर है दोबारा पढ़ा मैंने और समझाया भी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। कवि क्या सुनाने की बात कर रहा है? हाँ भव्या बोले। कवि तान सुनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, कवि क्या सुनाने की बात कर रहा है? कवि तान सुनाने की बात कर रहा है। कौन सी? क्रांति वाली, ठीक है। कौन सी? गुस्से वाली या क्रांति वाली तान सुनाने की बात कह रहा है। कवि की वीणा में क्या आन बैठा है? हाँ जी नैतिक। मिष्टी, मिष्टीपुरी बोलो बेटा। निश्चय। यस मैम, कवि की वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। बिल्कुल, पहला पैरे में ही समझ आ रहा है कवि की वीणा में क्या आन बैठा है। कवि की वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, उसके गुस्से का स्वर आन बैठा है। आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि जो बुक में जैसा हमें प्रिटेंड दिया गया है हम वैसा भी लिख सकते हैं, जो उसका भाव है हम वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कवि की वीणा में क्या आन बैठा है, सेम एज इट इज जैसे कविता में उसने लिखा है कि कवि की वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। आप इसका भाव भी लिख सकते हैं, जो मैंने समझाया कि कवि की वीणा में
क्या है, उसके गुस्से के जो स्वर है, उसके जो गुस्से का गायन है वो आ बैठा है, निकल रहा है। ठीक है, कवि की उंगलियां क्यों ऐंठी हैं? कवि की उंगलियां क्यों ऐंठी हैं? लगातार बीना बजाने की वजह से कवि की उंगलियां जो हैं वो ऐंठ गई हैं। लगातार बीना जो है बजाने की वजह से उसकी जो उंगलियां हैं वो ऐंठी हैं। ठीक है, क्योंकि वो लगातार जो है कोशिश कर रहा है, लगातार जो क्रांति का गीत है वो गा रहा है, समाज के बदलाव की बात कर रहा है, तो लगातार वीणा जो है बजा रहा है, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां जो हैं वो अकड़ गई हैं। हिलोर शब्द का अर्थ बताएं। हिलोर, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, क्या होगा हिलोर का अर्थ? एनीवन? किसी को नहीं पता? अभी मैंने 3-4 बार दोहराया। हाँ भव्या बोल दो। समाज को बदलने वाली। लहर बेटा, हिलोर का अर्थ होता है लहर। लहरें सुना है क्या होती हैं? उसका शाब्दिक अर्थ हिलोर का क्या है? लहर। एक लहर इधर से आई, एक लहर उधर से आई, उसको हम हिलोर कहते हैं। समुंदर की लहरें हिलोर ले रही थी। ठीक है, उथल पुथल होना, लहर जिसको हम क्या कहते हैं? हिलोर। ओके, प्रश्न भी क्लियर है और ये भी। इसके बाद आपके उसमें था विलोम, वाक्यांश, अनुच्छेद और विराम चिन्ह। अनुच्छेद बताइए आपके सिलेबस में कौन से हैं? आज वो डिस्कस करेंगे जल्दी से। अनुच्छेद महत्व से संबंधित। महत्व से संबंधित है सारे। तो मैंने आपको बताया था महत्व से संबंधित अगर लिखा है तो इट मीन्स कि किसी चीज का भी महत्व आ सकता है। महत्व क्या होता है? इंपॉर्टेंस। किसी चीज की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समय का महत्व। फिर आपकी क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अनुशासन का महत्व। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे इसमें, अनुशासन वाला। समय का महत्व, अनुशासन का महत्व, किसी भी चीज का, पढ़ाई का महत्व हो सकता है। किताबों का महत्व हो सकता है। और कौन कौन से महत्व हो सकते हैं? स्वास्थ्य का महत्व हो सकता है, वनों का महत्व हो सकता है। मैम सत्संगति का हाँ, श्रम का महत्व, मेहनत का महत्व। संगति का श्रम क्या होता है बताओ? हाँ, मीठी बोली का महत्व, बिल्कुल ठीक। महत्व कहीं से भी आपको आ सकता है। आपको टॉपिक दिया जाता है और हम आपको बोलते हैं कि इस टॉपिक पर अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद लिखना बहुत आसान है। निबंध जो है वो बहुत बड़ा होता है, 500-1000 शब्दों का निबंध होता है।
अनुच्छेद जो है वो एक पैरा होता है। निबंध क्या होता है, ऐसे क्या होता है, उसमें बहुत सारे 3 या 4 पैरा होते हैं, और अकेला पैराग्राफ क्या कहलाता है, अनुच्छेद। तो आपके सिलेबस में क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद की जो वर्ड लिमिट है वो 150 to 200 है, तकरीबन 15 लाइनें बस। तो किसी भी विषय पर 15 लाइनें लिखने कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करते हैं समय का महत्व, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं मनुष्य जीवन में, पहली लाइन क्या बनेगी, मनुष्य जीवन में समय का बहुत महत्व है, पहली लाइन हो गई। इसी तरह गुजरा समय कभी हाथ में नहीं आता, दूसरी लाइन। एक बार जो समय चला गया तो उसके बाद इंसान केवल पछता सकता है, तीसरी लाइन। इस तरह लाइनें जो हैं वो आप टॉपिक के हिसाब से बनाकर, हाँ समय एक अमूल्य देन है, बिल्कुल ठीक, चौथी लाइन हो गई। इस तरह आपको लाइनें बनानी है, पर बच्चों की तरह 1 2 3 डालकर लाइनें नहीं लिखनी है। पैराग्राफ का मतलब है कि हम साथ साथ में इस तरह लिखेंगे। छोटे बच्चे जैसे लिखते हैं, कहीं वैसे मत लिख देना 1 2 3 मैडम ने कहा था हमें लाइनें लिखनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे समझ वाले बच्चे भी हैं एक्स्ट्रा जिनकी समझ है हमारे इसमें। तो पैराग्राफ मीन्स कि हमने इस तरह एक पूरा पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमने 150 से लेके 200 वर्ड लिखने हैं। 200 वर्ड से ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो उतनी बड़ी होंगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे समय की। सभी लोग एक एक लाइन बोलते जाएंगे समय के बारे में, वो क्या लिखना चाहते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, एक एक करके सब बोलते जाएंगे। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, एक एक करके। कनव बोलो। कनव बोलिए। आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी, मुझे ही नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? सबको कर तो रखा है मैंने कि अपने आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, देन व्हाई डोंट? कुछ नहीं आता किसी को लिखना। ये 7th क्लास को पढ़ाने का कोई कभी मजा नहीं आता, क्योंकि आगे से इनका रिस्पॉन्स ऐसे होता है कि हमें जिंदगी में कुछ आता ही नहीं, हमने कभी कुछ किया ही नहीं। विप्लव गायन एक बार हो चुका है, फिर भी किसी को गद्यांश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इतने इजी है महत्व किसी भी चीज का, समय का महत्व, अगर उस पे 4 लाइनें लिखनी है तो वो भी नहीं लिख सकते। अपने आप को खुद अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोल दिया सबको कि अपने आप को अनम्यूट करके 1 लाइन बोलते जाइए। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। अगर हमारे जीवन में समय नहीं होगा, समय का महत्व नहीं होगा, तो हम सफलता की ओर नहीं जा सकते। शाबाश, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। वेरी गुड। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। बिल्कुल, एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, और पछताने के अलावा हमारे पास कुछ रह नहीं जाता है। और समय ही है जो इंसान को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। जो मनुष्य समय की कदर करता है वो जीवन में सफल हो जाता है, और जिसे समय का महत्व नहीं पता, जो समय पर अपने कार्य नहीं कर पाता, वो एक पिछड़ा हुआ प्राणी जो बन के रह जाता है, वो कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए और समय का महत्व देना चाहिए। हम अपने जीवन में जितना समय के साथ चलेंगे, समय का महत्व रखेंगे, इतना ही हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिल्कुल ठीक। ओके जी। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है, समय को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। शाबाश।
चलो, मतलब ये हम लिख सकते हैं इजीली। अब आइए अनुशासन का महत्व, ये बहुत जरूरी है, सब जरा बोलते जाइए अपने अपने हिसाब से। इस क्लास में अनुशासन नाम की वैसे भी कोई चीज नहीं है। शुरू करो। अनुशासन का महत्व क्या है? अनुशासन का महत्व न केवल मनुष्य जीवन में बहुत है, बल्कि विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन भोजन पानी की तरह इंपॉर्टेंस, महत्व रखता है। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से ही जो करते हैं या जो सीखते हैं वही जाकर हमारा भविष्य तय करता है, वही बड़े होकर हम करते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जो है वो आप में अच्छे विचार, अच्छी चीजें पैदा करता है। विद्यार्थी जो है अगर समय से अपना काम करते हैं, समय का महत्व सीखते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं। इसी तरह सहयोग की भावना जो है अनुशासन के द्वारा पैदा की जाती है। बच्चों को ये मैनर्स, शिष्टाचार सिखाया जाता है, ये सब अनुशासन के अंदर ही आता है। और जब आप अनुशासन के साथ रहना सीखते हैं तो आप वास्तव में जो है मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं, आप अपने आप को विकास की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, तो अनुशासन जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि विद्यार्थी किसी भी हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो अनुशासित ना हो, जब तक उन्होंने टाइम टेबल नहीं बना रखा, समय सारणी नहीं बना रखी पढ़ने और लिखने की, जब तक उन्हें बात करने की अकल और तमीज नहीं आती, ये सब क्या है, उन्हें बैठने उठने का तरीका नहीं आता, ये सब क्या है, अनुशासन है हमारे जीवन में। तो हम स्कूल में ही अनुशासन सीखते हैं और सारा अनुशासन विद्यार्थी जीवन में ही काम आता है। ठीक है, यही आपका जो भविष्य है वो तय करता है कि किस प्रकार जब आप बड़े होंगे आपकी जीवनी किस प्रकार चलेगी और किस प्रकार का आप जीवन और व्यक्तित्व ले लेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, अनुशासन पर। ठीक है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो, अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो आप अनुशासित रहे होंगे, इस तरह कहा जा सकता है। विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासित है वही प्रतिभाशाली रहेगा। पढ़ाई का महत्व आप सभी जानते हैं, किताबें हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। श्रम मतलब मेहनत का बहुत महत्व है। तीसरा मीठी बोली, मीठी बोली से किसी को भी, दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है, तो इसका भी बड़ा महत्व है। ये लाइनें आपने अपने आप लिखनी है, जितनी मर्जी बढ़ा चढ़ाकर आप लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 7th स्टैंडर्ड में होके आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, और 10-15 लाइनें इजीली लिखी जाती है। ठीक है,